और अब 10 बजने वाले हैं और हमारे बहुत सारे नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि भारत ने पहले एटमी हमला करने के विकल्प खुले रखे हैं। पर्रिकर ने कहा कि भारत एक जिम्मेदार एटमी ताकत है। हमने परमाणु हथियारों पर नो फर्स्ट यूज की रणनीति घोषित कर रखी है, लेकिन दुश्मन को चौंकाना ही किसी भी देश की सबसे अच्छी रणनीति हो सकती है। I should say I am a responsible nuclear power and I will not use it irresponsibly. This is my thinking. Some of them may immediately tomorrow flash. Parikar says that nuclear doctrine has changed. It's not change in any government policy. रक्षा मंत्री ने कहा कि पहले पाकिस्तान बार बार भारत को हमले की धमकी देता रहता था, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से उसकी बोलती बंद हो गई है। The day surgical strike happened, no threat has come again. Have you noted it? I don't know whether the media has noted it. Because when they realize that we can do something which is not well defined. आज से देश भर में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने की शुरुआत हो गई। सुबह 7 बजे से ही देश भर में बैंकों के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे थे। बैंक से बाहर आए कुछ लोग खुश थे, कुछ में नाराजगी भी थी। कुछ का मानना था कि नोट बदलने के लिए अपनाई गई व्यवस्था में थोड़ी कमी है। भैया मेरे पास 9000 रुपया था, 9000 रुपया गया, 10,000 रुपया उठाया और कोई तकलीफ नहीं हुआ। हाँ, अभी अकाउंट वाले के पहले हो रहा है, अभी नए अकाउंट वाला के करा, अभी साइड में जाओ तब मशीन चालू होगा, तब आपका लॉक होगा। 15-20 दिन बाद अभी ये नोट का डिसीजन जो 4000, अगर बैंक के ऊपर अगर हम पूरा एक साथ दे देंगे लोड ज्यादा आ जाएगा। उतनी करेंसी अभी गवर्नमेंट ने अवेलेबल नहीं कराई है। कुछ बैंक ऐसे भी थे जहां नए नोट पहुंचे ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बने पोस्ट ऑफिस में भी नए नोट नहीं पहुंचे। वो जब मिल ही नहीं रहे हैं इसलिए कि कैश नहीं। सुबह से ऐसे ही है, भीड़ लगी हुई है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है और नोट भी नहीं है, वेट करो बस। इसके अलावा भी नोट बदलने में कई तरह की दिक्कतें सामने आई, जैसे कई जगह डिपॉजिट करने वाले फॉर्म की कमी थी, कई जगह फॉर्म की जगह फोटोकॉपी दी गई थी। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार ने यूपी चुनाव के चलते 500 और 1000 के नोटों को बंद किया है। नाकाम हुए बाहर से एक नया पैसा लाने में तो ये नादिरशाही कानून यहाँ बना दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि 1000 के नोट को बंद कर 2000 के नोट लाकर सरकार ब्लैक मनी को कैसे रोकेगी। 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट लाने से काला पैसा कैसे खत्म होगा। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। जो इन्होंने फैसला लिया उसी दिन से काला बाजारी बड़े पैमाने पर शुरू हुई है। हमारी मांग है कि जो घोषणा की गई है उसको थोड़े देर के लिए वापस ले लिया। केंद्र सरकार ने आरोपों को खारिज किया। सरकार का कहना है कि इस दिशा में 2 साल से काम हो रहा था। अचानक किया, यूपी के चुनाव को ध्यान में रखे किया। 2014 में मई 27 को यूपी में चुनाव है। क्या इस देश में चुनाव होते रहता है जी? एक दिन यूपी में होता है, एक दिन एपी में होता है, एक दिन एचपी में होता है। ये चुनाव का फेस्टिवल चलते रहते हैं देश में। पुराने नोटों पर रोक के बाद रेल रिजर्वेशन के जरिए काले धन को ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है। रेल रिजर्वेशन में काफी इजाफा हुआ है। बहुत से लोगों ने महंगे टिकट बुक कराए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कई कदम भी उठाए गए हैं। अब 10,000 से ज्यादा का रिफंड अकाउंट में ट्रांसफर होगा या फिर चेक दिया जाएगा। 500 और 1000 के नोटों से बुकिंग कराने वालों का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। अगर 10,000 से कम है तो उसको तो हम कैश दे देंगे, लेकिन 10,000 से ज्यादा का अगर रिफंड इन्वॉल्व है तो हम उसका अकाउंट नंबर मांग रहे हैं और वो उसके अकाउंट में हम जमा करेंगे। तो थोड़ा सा वो ट्रैकिंग भी हो जाएगी और पता भी लग जाएगा कि कौन क्या ले रहा है। वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे ने भी कुछ फैसले किए हैं। अब 50,000 से ज्यादा की टिकट बुक कराने वालों के लिए पैन कार्ड देना जरूरी होगा। टिकट खरीदने वालों के बारे में जरूरी सूचनाएं रजिस्टर में दर्ज होंगी। कि जहाँ भी 50,000 से ज्यादा की टिकट्स बुकिंग्स हो रही हैं, वहाँ बिना पैन कार्ड डिटेल्स वगैरह के टिकट्स नहीं इशू कर रहे हैं। 500 और 1000 के नोटों से राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में टिकट बुकिंग कराने वालों पर नजर रखी जा रही है। 2 से 3 महीने के लिए कई एडवांस टिकट बुकिंग कराने वालों पर भी सरकार नजर रख रही है। और अब हम भारत और जापान की दोस्ती का इंडो जापानीज स्टाइल में एक डीएनए टेस्ट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल में दूसरी बार जापान पहुंच चुके हैं। पिछली बार मोदी
30 अगस्त 2014 को अपनी पहली जापान यात्रा पर गए थे। तब सोशल मीडिया पर एक मैसेज काफी चर्चा में था। लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान इसलिए पसंद है क्योंकि उसके नाम में पान लगा है और पान बनारस का मशहूर होता है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। यह सिर्फ एक मजाक था, लेकिन पिछले 2 वर्षों में भारत और जापान का रिश्ता बहुत मजबूत हुआ है। अब दुनिया कह रही है कि यह रिश्ता प्राण जाए पर जापान न जाए वाली दोस्ती में बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में जापान वाला प्लान 2014 में ही एक्टिव हो चुका था। 2014 में सत्ता संभालने के बाद विकसित देशों में से जापान पहला ऐसा देश था जिसकी यात्रा प्रधानमंत्री ने की थी। इसके बाद दिसंबर 2015 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आए थे। 2014 से ही भारत और जापान की दोस्ती विकास के रास्ते पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रही है और अब दोस्ती की इस बुलेट ट्रेन में न्यूक्लियर डील वाला डिब्बा भी बस जुड़ने ही वाला है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के जापानी प्लान के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच चुके हैं। टोक्यो जापानी नहीं बल्कि दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों में से एक है। कल टोक्यो में भारत जापान वार्षिक सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच आधिकारिक बातचीत होगी। इस दौरान भारत और जापान ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। अगर जापान और भारत के बीच सिविल न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर होते हैं तो ये जापान और भारत दोनों के लिए एक ऐतिहासिक मौका होगा। इस डील के साइन होने के बाद भारत जापान के साथ परमाणु समझौता करने वाला पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसने परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अगर जापान भारत को न्यूक्लियर प्लांट देने पर राजी हो जाता है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड को माना जाएगा। आपको बता दें कि दूसरे देशों के साथ परमाणु समझौते का नाम लेते ही जापान की सरकार ही नहीं बल्कि वहां की संसद और जापान के आम लोग भी बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, क्योंकि जापान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने परमाणु बम की पीड़ा को सहा है। 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बमों की वजह से तबाह हो गए थे और तब इन दोनों शहरों में करीब 2.25 लाख लोगों की मौत हो गई थी। यानी जापान परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों का नाम सुनते ही भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है और इसके साथ साथ सतर्क भी हो जाता है। 1994 में जापान के प्रधानमंत्री सुतोमू हाता ने संसद में यह बयान दिया था कि जापान को पता है कि परमाणु बम कैसे बनाए जाते हैं। सुतोमू हाता के इस बयान के 1 हफ्ते के बाद ही जापान में उनकी सरकार गिर गई थी। लेकिन भारत की बात अलग है, क्योंकि भारत से ही बौद्ध धर्म जापान पहुंचा और इसी बौद्ध धर्म की वजह से जापान को मुश्किलों से लड़ने की ताकत मिली। इसलिए जापान भारत के साथ परमाणु दोस्ती करने से घबराएगा नहीं। हालांकि भारत और जापान के बीच परमाणु डील होते ही चीन को कूटनीतिक हिचकियां आनी शुरू हो सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जापान पहुंचने से पहले ही चीन के मीडिया ने भारत और जापान की दोस्ती पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि भारत और जापान की दोस्ती चीन को बहुत चुभती है, क्योंकि चीन जापान से चिढ़ता है, जापान को अपना कट्टर दुश्मन मानता है। आपको पता होना चाहिए कि जापान और चीन दूसरे विश्व युद्ध के समय से ही एक दूसरे के दुश्मन हैं और साउथ चाइना सी के इलाके में जापान और चीन एक दूसरे की आहट तक को बर्दाश्त नहीं करते, पसंद नहीं करते। जैसे जैसे भारत जापान की दोस्ती मजबूत हो रही है और भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहा है, चीन की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ही भारत, जापान और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच हर साल मालाबार एक्सरसाइज होती है, जिससे चीन काफी परेशान रहता है। साउथ चाइना सी पर चीन के दावे को अंतर्राष्ट्रीय अदालत भी गैर कानूनी घोषित कर चुकी है और भारत ने कई बार ये दोहराया है कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय अदालत का फैसला मानना चाहिए। भारत की इसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी से घबराए चीन ने अपने मीडिया के जरिए भारत को धमकी देते हुए कहा है कि अगर भारत ने जापान के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर दखलंदाजी की और चीन को इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल का आदेश मानने पर बाध्य करने की कोशिश की तो उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन चीन की धमकियों की परवाह किए बगैर जापान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जापान के साथ समुद्र में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे और इससे
चीन की घेराबंदी मजबूत होगी। इसके अलावा अगर जापान भी भारत के साथ अमेरिका की तरह सिविल न्यूक्लियर डील करता है तो इससे एनएसजी में भारत की दावेदारी मजबूत होगी, जिसका चीन विरोध कर रहा है। भारत और जापान की दोस्ती एशिया का नक्शा बदलने की ताकत रखती है। इसके अलावा मोदी जापान से भारत के लिए विकास वाले कई तोहफे भी ला सकते हैं। अगर आप भी जापान और भारत की दोस्ती को करीब से समझना चाहते हैं तो आपको हमारी ये रिपोर्ट आज जरूर देखनी चाहिए। ये विश्लेषण देखने के बाद आपकी जापान से जान पहचान और बेहतर हो जाएगी। जब बात दो देशों के प्रधानमंत्रियों की हो तो दोस्ती का ऐसा रंग कम ही देखने को मिलता है। 2 वर्षों में दुनिया ने देख लिया कि मोदी आबे की दोस्ती जय वीरू से कम नहीं है। ये दोस्ती ही है जिससे भारत और जापान रिश्तों के नए रास्ते पर आगे बढ़ा है। दो साल में जापान और भारत की दोस्ती का नया सूर्योदय हुआ है, जिसने 2014 में क्योटो को रोशन किया तो 2015 में काशी में चमक बिखेरी। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जापान पहुंच चुके हैं। क्योटो से काशी तक और चाय की चुस्कियों से गंगा आरती तक दोस्ती का जो खाका भारत जापान के प्रधानमंत्रियों ने खींचा, अब उसे अंतिम रूप देने का वक्त आ गया है। भारत जापान वार्षिक सम्मेलन में भारत को जापान से परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सहयोग मिलने जा रहा है। जिस जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम की पीड़ा को झेला, वो जापान भारत को मुस्कुराते हुए परमाणु तकनीक सौंपने पर राजी हो गया है। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी जापान भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर डील करने जा रहा है। जापान के इस भरोसे के पीछे है परमाणु अप्रसार को लेकर भारत का शानदार रिकॉर्ड। दोनों देशों के बीच परमाणु समझौता होते ही जापान भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेच पाएगा। ये रिएक्टर रेडियो एक्टिव यूरेनियम से बिजली बनाएंगे, जिसके बाय प्रोडक्ट्स के रूप में प्लूटोनियम पैदा होगा। प्लूटोनियम से परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। लेकिन जापान जानता है कि भारत की दोस्ती का सार है प्राण जाए पर जापान न जाए। भारत अपने कुल ऊर्जा उत्पादन में न्यूक्लियर एनर्जी के 3% हिस्से को बढ़ाकर 25% करना चाहता है। न्यूक्लियर एनर्जी को ऊर्जा का स्वच्छ जरिया माना जाता है, जिसके इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। टोक्यो से प्रधानमंत्री मोदी जापान के कोबी शहर तक शिनकेनसेन बुलेट ट्रेन से यात्रा करेंगे। जापान का हाई स्पीड रेलवे शिनकेनसेन सिस्टम के तहत ही मुंबई अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड कॉरिडोर बन रहा है। इस कॉरिडोर पर जापान की मदद से बुलेट ट्रेन दौड़ाई जाएगी। लेकिन पूरी दुनिया की निगाह होगी भारत और जापान के बीच होने जा रही न्यूक्लियर डील पर। यह न्यूक्लियर डील दोनों देशों के बीच भरोसे की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देगी। लेकिन जापान के प्रधानमंत्री को अपनी संसद से इस डील पर मंजूरी लेनी होगी। भारत जापान की दोस्ती वाली बुलेट ट्रेन में न्यूक्लियर डील वाला डिब्बा तो जुड़ेगा ही, समुद्र में भी भारत और जापान की दोस्ती गहरी होगी। जापान, अमेरिका और भारत मिलकर हिंद महासागर और साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और जापान इसमें खुलकर भारत का साथ दे रहा है। जापान दौरे में प्रधानमंत्री मोदी जापान से 12 एम्फीबियस रेस्क्यू एयरक्राफ्ट खरीदने की डील पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इस डील के तहत भारत जापान से 10,000 करोड़ रुपए में 12 एम्फीबियस रेस्क्यू एयरक्राफ्ट खरीदेगा, जिससे भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड की ताकत बढ़ेगी। 50 वर्षों में यह पहला मौका होगा जब जापान किसी देश को सैन्य हथियार बेचेगा। इसके अलावा पिछले 2 वर्षों में जापान और भारत के बीच कई तरह के समझौते हो चुके हैं, जिनके तहत जापान स्मार्ट सिटी बनाने और गंगा की सफाई में मदद करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट में जापान हर मदद करेगा।
रक्षा उपकरण और तकनीक में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा समुद्र सीमा की सुरक्षा और साइबर क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने पर भी जापान भारत तैयार हो चुके हैं। – 2014 में नरेंद्र मोदी ने जापान का दिल जीत लिया था। जिस तरह से वो जापान के लोगों से मिले वो किसी के लिए भी अद्भुत था। उन्होंने शिंजो आबे के साथ बैठकर जापानी परंपरा से चाय पी, स्कूली बच्चों के बीच कृष्ण की कहानियां सुनाई, आबे को अपना परम मित्र बताया और दिसंबर 2015 की सर्दियों में जब शिंजो आबे भारत आए तब भी दोनों देशों के बीच दोस्ती की गर्माहट बरकरार रही। और अब एक बार फिर भारत जापान दोस्ती की ऐतिहासिक कहानी लिखने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। और आपको यहां एक जानकारी और दे दें कि प्रधानमंत्री मोदी जापान पहुंचने से पहले कुछ देर के लिए थाईलैंड में भी रुके थे, जहां उन्होंने थाईलैंड के दिवंगत राजा भूमिबोल अद्युलादेज को श्रद्धांजलि दी, जिनका पिछले महीने 13 अक्टूबर को निधन हो गया था। जापान एक आधुनिक और विकसित देश है, जिसे कभी एशिया की सुपर पावर कहा जाता था, लेकिन अब भारत एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर है। अब सवाल यह है कि इस बदले हुए दौर में भारत को जापान की ज्यादा जरूरत है या फिर जापान को भारत की जरूरत है। हमने इस सवाल का जवाब कुछ आंकड़ों की मदद से ढूंढने की आज कोशिश की है। तो अब आप जापान और भारत की तुलना देखिए। आज से करीब 25 वर्ष पहले यानी 1991 में जापान का जीडीपी भारत से 11 गुना बड़ा था, लेकिन 2015 आते आते ये अंतर घटकर सिर्फ दुगना रह गया है। इसी तरह 1991 में जापान की प्रति व्यक्ति आय भारत के मुकाबले 91 गुना ज्यादा थी, लेकिन 2015 में यह अंतर कम होकर सिर्फ 20 गुने का रह गया। हालांकि 20 गुना भी बहुत होता है। 25 वर्षों के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय 500% बढ़ी, जबकि इस दौरान जापान में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 35% की रफ्तार से बढ़ी। इसी तरह भारत का जीडीपी जापान के मुकाबले कई गुना तेज रफ्तार से बढ़ा है। इसी साल सितंबर महीने में जापान के जीडीपी की ग्रोथ रेट 0.2 थी, जबकि भारत का जीडीपी 7.1% की रफ्तार से बढ़ा है। आज जापान को भारत की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि भारत में जापान का इन्वेस्टमेंट होने से भारत में जापानी टेक्नोलॉजी और मशीनरी की मांग बढ़ेगी। भारत 2017 तक सड़क, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 67 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा और जापान इसमें सहयोगी बनकर फायदा कमाना चाहता है। भारत की एक बड़ी आबादी युवा है, जबकि जापान की एक बड़ी आबादी बुजुर्ग हो चुकी है। इसलिए जापान भारत के युवाओं की ताकत का भी इस्तेमाल करना चाहता है। आपको बता दें कि जापान के लोगों की औसत आयु 47 वर्ष है, जबकि भारत के लोगों की औसत आयु 27 वर्ष है। हालांकि भारत को भी जापान की काफी जरूरत है, क्योंकि भारत के पास योजनाएं हैं, प्राकृतिक संसाधन है, जबकि जापान के पास इनका इस्तेमाल करने की ताकत, पैसा दोनों है। आप कह सकते हैं कि जापान के प्रधानमंत्री आबे की आबेनॉमिक्स और प्रधानमंत्री मोदी की मोदीनॉमिक्स मिलकर पूरे एशिया की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे सकती है। भारत के प्रधानमंत्री जापान में हैं और सबको उम्मीद है कि इस दौरे में भारत और जापान के बीच असैन्य परमाणु करार हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के साथ साथ हम भारत और जापान के नोटों की बात भी आज करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल देश भर में नोटों की बात हो रही है, करेंसी की बात हो रही है। हर तरफ आप करेंसी के बारे में सुन रहे होंगे और भारत में नई करेंसी आ भी रही है, यानी नए नोट आ रहे हैं। इसके लिए हम एक दिलचस्प तुलनात्मक अध्ययन आपके लिए आज करेंगे। भारत में प्रति व्यक्ति आय करीब 93,000 रुपए है, यानी 93,000 सालाना। अगर इस आय को सबसे ऊंची वैल्यू वाले नोट यानी 2,000 रुपए से बदल दिया जाए तो हर किसी को करीब 46 नोट खर्च करने होंगे एक साल में। और इससे पहले जो व्यवस्था थी, यानी अगर 1,000 रुपए के नोट से इस रकम को कवर किया जाए तो हर एक व्यक्ति को 93 नोट काफी रहेंगे एक साल में। जबकि जापान की प्रति व्यक्ति आय करीब 35 लाख येन है और जापान में सबसे ऊंची वैल्यू वाला नोट 10,000 येन का है। उस हिसाब से एक जापानी व्यक्ति को अपनी सारी कमाई 10,000 येन के नोट से बदलने पर करीब 350 नोट खर्च मिलेंगे एक साल के लिए। यानी अगर 1,000 रुपए के हिसाब से लगाओ
तो हमारे देश के लोगों को 93 नोट बहुत हैं अगर औसत आय की हम बात करें, और वहां के लोगों को करीब करीब 350 नोट लगेंगे। इसीलिए बार बार ये मांग की जा रही है और बार बार लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भारत में बड़ी वैल्यू वाले नोटों की आखिर क्या जरूरत है। अब 2000 रुपए का नोट आ गया है, इससे पहले 1000 रुपए का नोट था और 500 रुपए का भी नोट था। लेकिन अगर इस हिसाब से आप देखें तो भारत को उससे कम वैल्यू यानी 100 रुपए के नोट से भी भारत का काम चल सकता है।